आज की कहानी है लाइफ कोच। आज ऑफिस का काम जल्दी निपट गया तो नकुल होटल न जाकर जुहू बीच आ गया। बहुत नाम सुन रखा था उसने मुंबई जुहू बीच का। यहाँ आते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लोगों की भीड़ भाड़ से दूर वह एक तरफ जाकर बैठ गया और आती जाती लहरों को देखने लगा। कितना सुकून, कितनी शांति मिल रही थी उसे बता नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और ना ही कोई सिर पर सवार रहने वाला। यहाँ तो बस वह था और उसकी तन्हाई। उसका मन कर रहा था यहाँ कुछ दिन और ठहर जाए या पूरी उम्र यहीं गुजार दे तो भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ही है ना, कम से कम ऐसे इंसान से तो छुटकारा मिल जाएगा जो हर दम उसके पीछे पड़ा रहता है। लेकिन यह संभव कहाँ था। खैर, एक गहरी सांस लेते हुए नकुल आते जाते लोगों को भेलपूरी, पानी पूरी, सैंडविच का मज़ा लेते देखने लगा। अच्छा लग रहा था उसे। वहीं उधर एक जोड़ा दीन दुनिया से बेखबर अपनी ही मस्त नारियल पानी का मज़ा ले रहा था। वे जिस तरह से एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल एक ही स्ट्रॉ से नारियल पानी सिप कर रहे थे, उससे तो यही लग रहा था दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। आंखों ही आंखों में दोनों जाने क्या बातें करते और फिर हंस पड़ते। अच्छा है ना, लोगों को पता भी नहीं चलता और दो प्यार करने वाले आंखों ही आंखों में अपनी बातें कह देते हैं। मुस्कुराते हुए नकुल ने मन ही मन कहा, चेहरा झट झूठ बोल सकता है पर आंखें नहीं। यदि किसी व्यक्ति की बातों को सही और गहराई से अर्थ जानना है तो उसके चेहरे को विशेष तौर पर आंखों को पढ़ना चाहिए। यदि दो प्यार करने वाले आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं तो उन्हें बोलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कवि बिहारी अपनी कविता में ऐसे ही नहीं बोल गए हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे मौन में कहत है नैनन ही सो बात। हम भी तो कभी इस तरह न्यू कपल थे। हम भी तो कभी इस तरह एक दूसरे की आंखों को पढ़ा करते थे। लेकिन किरण ने अब मेरी आंखों को पढ़ना छोड़ दिया है। नहीं तो क्या उसे पता नहीं कि आज भी मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। सच कहूँ तो वह मुझे मेरी पत्नी कम और हिटलर ज़्यादा लगती है। डर लगता है मुझे उससे कि जाने कब किस बात पर उखड़ जाए और फिर मेरा जीना हराम कर दे। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर इतना ज़्यादा बोलने लगती है कि मेरे कान सनसनाने लगते हैं। नकुल अपनी सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक एक बॉल उससे आकर टकराई। अंकल, प्लीज़ थ्रो द बॉल, दूर खड़े उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा। तो नकुल ने अपने पैर से उस बॉल को ऐसे उछाला कि वह सीधे जाकर उस बच्चे के पास पहुंच गई। ताली बजाते हुए उस बच्चे ने कहा, अंकल यू आर द ग्रेट। सुनकर नकुल हंस पड़ा। अंकल जॉइन मी, उस 10 साल के बच्चे ने नकुल की तरफ बॉल फेंकते हुए बोला। तो नकुल भी जोश में आ गया और उसके साथ खेलने लगा। देखते देखते कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ गए और सब ऐसे जोश में खेलने लगे कि पूछो मत। अंकल यू आर सच अ ग्रेट पर्सन कहकर उस बच्चे ने ताली बजाई तो बाकी लोग भी तालियां बजाने लगे। अपनी एक छोटी सी जीत पर आज नकुल इसलिए खुशी से झूम उठा क्योंकि उसकी काबिलियत की तारीफ हो रही थी और यहाँ कोई यह बोलने वाला नहीं था कि नकुल को यह जीत तो उसकी वजह से मिली है। अपने हाथ उठाकर सबको बाय कहकर नकुल आगे बढ़ गया। किसी को शायद नहीं पता पर कॉलेज के समय में मैं बढ़िया फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था। अपने कॉलेज का मैं लीडर था। कॉलेज के ज़्यादातर लड़के लड़कियां मुझसे राय लिया करते थे। पढ़ाई में भी मैं अव्वल था, इसीलिए तो कॉलेज के प्रिंसिपल का भी मैं फेवरेट हुआ करता था। लेकिन समय के साथ सब पर धूल चढ़ गई थी। आज वही पुराना वाला जोश पाकर बता नहीं सकता कि अपने आप में मैं कितना स्फूर्ति महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये सब कैसे भूल गया कि मैं एक बेहतर खिलाड़ी के साथ साथ एक आज़ाद सोच वाला इंसान भी हुआ करता था। एक गहरी सांस लेते हुए नकुल इधर उधर देखने लगा। लोग जाने लगे पर वह वहाँ कुछ देर और ठहरना चाहता था क्योंकि उसे यहाँ अपार शांति महसूस हो रही थी। समुद्र किनारे रेत पर बैठकर अपनी उंगलियों से आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए नकुल सोचने लगा, पहले उनके बीच कितना प्यार था। दो जिस्म एक जान हुआ करते थे दोनों। लेकिन आज कितना कुछ बदल गया है। आज किरण की नज़रों में वह एक बेवकूफ़ इंसान है। कोई सलीका नहीं है उसमें, कोई काम का आदमी नहीं रहा वह। काश मैं और किरण एक ना हुए होते
तो आज मैं वह ना बन गया होता लोगों की नज़रों में जो मैं हूँ ही नहीं। मन ही मन बोल नकुल आसमान की तरफ देखने लगा। किरण और नकुल दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। जब नकुल ने पहली बार किरण को कंपनी मीटिंग में देखा तो उसे देखता ही रह गया। गोरी, लंबी कदकाठी, बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल और उस पर उसके बात करने के अंदाज से तो नकुल की आंखें ही चौंधिया गई थीं। किरण भी नकुल का गठीला बदन, घुंघराले बाल और उसके बात करने के अंदाज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई थी। कुछ ही महीनों में दोनों की मुलाकात बढ़ते बढ़ते ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां अब एक दिन भी बिना मिले उन्हें चैन नहीं पड़ता था। ऑफिस के बाद वे घंटों व्हाट्सएप पर चैटिंग के साथ फ़ोन पर भी बातें करते। साथ साथ घूमना फिरना, फिल्म देखना, शॉपिंग करने जाना और छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन पर एक दूसरे में खो जाना उनकी आदतें बन चुकी थी। अक्सर नकुल किरण को महंगे महंगे गिफ्ट देता तो किरण भी उसके पसंद का उपहार लाना नहीं भूलती थी। इन दुनिया से बेखबर दोनों एक दूसरे की कंपनी खूब एंजॉय करते थे। ऐसा लगता था कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं और जन्म जन्मांतर तक वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दोनों इतने अच्छे और प्यारे जीवन साथी बनेंगे कि उनका पूरा जीवन खुशनुमा हो जाएगा। किरण बड़े हक से नकुल पर ऑर्डर झाड़ती तो नकुल भी हंसते हंसते उसके सारे नखरे उठाता था। नहीं नकुल, मुझे तो शाहरुख खान की ही फिल्म देखनी है। सोच लो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, तुम अकेले ही जाओ फिल्म देखने। नाक सिकोड़ते किरण बोली। अरे यार, तुम लड़कियां भी ना, फिल्म अच्छी हो या बुरी पर देखने जाना ही है, क्योंकि उसमें शाहरुख खान जो है। देखो मेरी तरफ, क्या मैं शाहरुख खान से कोई कम हूँ? मेरी किरण बोलकर नकुल जोर से हंसने लगा। उसके डायलॉग पर किरण भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बस बस बस, तुमसे नहीं हो पाएगा मेरे शाहरुख, तुम तो रहने ही दो। इस पर किरण को बाहों में भरते हुए नकुल बोला था कि कोई बात नहीं, जो उसने डायलॉग कैसे भी मारा हो, पर किरण के लिए उसका प्यार तो सच्चा है ना। बात में दम है बॉस, कहकर किरण ने उसके सीने पर प्यार का एक घूंसा बरसाया। नकुल ने खींचकर उसे अपनी मजबूत बाहों में भरते हुए चूम लिया। सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हुए नकुल ने मुंह बनाते हुए कहा था, मुझे फिल्म ज़रा भी पसंद नहीं आई। वह तो मुझे भी नहीं आई, पर उसमें शाहरुख खान तो था ना। बोलकर जब किरण हंसी तो नकुल उसे देखता रह गया। हंसते वक्त किरण के बायां गाल पर पड़ते गड्ढे देख नकुल दीवाना हो जाता था। सिर्फ यही नहीं, किरण की हर एक अदा पर नकुल दीवाना हो जाता था। लेकिन नकुल की कुछ आदतों पर मुंह बनाकर किरण कभी कभार उसे झिड़क भी देती थी। शादी हो जाने दो हमारी, फिर देखना कैसे बनती हूँ मैं तुम्हारी लाइफ कोच। मैनर्स में रहना सिखाऊंगी मैं तुम्हें। उसकी बातों पर हंसते हुए नकुल ने बोला, अब इतनी सुंदर लाइफ कोच किसे नहीं चाहिए, मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। नकुल को अच्छा लगता था किरण का उसे यूं रोकना टोकना या डांट लगाना। उसे लगता किरण उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तभी तो हक से उसे रोकती टोकती है। हाँ, तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी सफल हो जाता है। अब चलो। हंसते हुए नकुल के बगल वाली सीट पर बैठते हुए किरण बोली, ऐसा क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार नहीं? उसकी बात पर नकुल ने उसके गाल पर एक किस करते हुए इस बात की मोहर लगा दी कि बिल्कुल उसका अधिकार है। 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अपने माता पिता के आशीर्वाद से दोनों एक हो गए। शादी के बाद उनकी जिंदगी ऐसी लगने लगी जैसे सतरंगी आकाश। बस रोमांस ही रोमांस था उनकी जिंदगी में, और कुछ नहीं। शादी के 1 साल बाद ही पीहू ने उनकी ज़िंदगी में आकर और रोशनी बिखेर दी। पीहू को कुछ महीने तक उसकी नानी दादी ने संभाला, पर अब उनके लिए भी यहाँ रहना संभव नहीं था। इसलिए किरण ने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया ताकि पीहू को एक अच्छी परवरिश दे सके। सोचा जब पीहू थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब वह फिर से जॉब करने लगेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पीहू हमेशा बीमार रहने लगी थी। वह जन्म से ही कमज़ोर बच्ची थी और डॉक्टर का कहना था कि उसे चौबीसों घंटे एक आदमी की ज़रूरत है जो उसकी अच्छी तरह देखभाल कर सके, और माँ से बेहतर एक बच्चे की देखभाल तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए किरण ने जॉब ना करने का फैसला ले लिया। धीरे धीरे पीहू तंदुरुस्त होने लगी, लेकिन फिर किरण का जॉब करने का मन ही नहीं हुआ क्योंकि अब वह अपना पूरा वक्त अपने घर परिवार पर देना चाहती थी। नकुल ऑफिस के साथ बाहर का भी काम संभालता और किरण घर के साथ अपनी बेटी पीहू का भी ध्यान रखती। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था जिंदगी में।
वैसे तो किरण की शुरू से ही आदत थी हर बात पर टोका टाकी करने की, जिसे नकुल बुरा भी नहीं मानता था। लेकिन पीहू के जन्म के बाद से ये सब कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। किरण का दूसरा ही रूप नकुल के सामने आने लगा था। बात बात पर वह उसे झड़प देती, लोगों के सामने ही उसे अपमानित करने लगती, उसके लाए सामान में मीन मेक निकालती और गुस्सा तेज होता तो सामान उठाकर फेंकने लगती थी। इस पर भी नकुल उसकी बातों को का बुरा नहीं मानता था। सोचता, जब शांत होगी तब खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन नकुल गलत था, क्योंकि किरण को कभी अपनी गलती का एहसास हुआ ही नहीं। उसे तो यही लगता वह सही है और बाकी सब गलत। दिन ब दिन किरण का व्यवहार अपने पति और बेटी के प्रति सख्त होता जा रहा था। किसी न किसी बात को लेकर वह घर में हंगामा खड़ा कर देती और फिर बिना गलती के ही नकुल को सॉरी बोलना पड़ता, ताकि घर में शांति बनी रहे। नकुल को घर में चप्पलें पहनकर चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे पहननी पड़ती थी क्योंकि किरण ऐसा चाहती थी। खाना खाने के समय मुंह से आवाज़ ना करना, ऑफिस से आते ही अपने जूते कपड़े सही जगह रखना, लोगों के सामने उतना ही बोलना जितना किरण आंखों से इशारा करे, घर में दोस्त रिश्तेदारों को बुलाने से पहले किरण की अनुमति लेना, ये सारे रूल्स उसने बना रखे थे जिन्हें नकुल को फॉलो करना ही पड़ता था। किरण सफाई के मामले में कुछ ज़्यादा ही सनकी थी। कोई गंदे पैर बिस्तर पर नहीं चढ़ सकता था। अगर कभी किसी ने ऐसी गलती कर दी तो समझ लो उसकी खैर नहीं। ऑफिस से आते हुए जब नकुल किरण को किचन में काम करते देखता तो रोमांटिक होते हुए उसे पीछे से पकड़ लेता। तब किरण कैसे उसे धकेल देती और कहती, उफ दूर हटो, पहले बाथरूम से फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। उसके ऐसे व्यवहार से नकुल के रोमांटिक मूड की ऐसी की तैसी हो जाती थी। फिर उसका मन ही नहीं करता किरण के करीब जाने का। कभी बाथरूम में भीगे तौलिए को लेकर, तो कभी अपना सामान सही जगह ना रखने को लेकर, तो कभी बाजार से सामान लाने को लेकर किरण उसे सुनाती ही रहती थी। यहाँ तक कि नकुल के बढ़ते वजन पर उसे एतराज़ होने लगा था। नकुल को हाई बीपी की शिकायत थी, इसलिए किरण अपने हिसाब से उसके लिए डाइट फूड तैयार करती थी, कम तेल मसाले वाला। नकुल को ग्रीन टी पीना ज़रा भी पसंद नहीं था, लेकिन उसे पीनी पड़ती थी क्योंकि किरण ऐसा चाहती थी। हर दूसरे तीसरे दिन नॉनवेज खाने वाले नकुल की उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब उबला मटन, चिकन और अंडे कैसे कोई खा सकता है भला। इसलिए नकुल ने नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया। वह सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि किरण खुश रहे, लेकिन फिर भी किरण को उसे कोई ना कोई शिकायत लगी ही रहती थी। बिंदास किस्म का इंसान था नकुल। किरण के ऐसे व्यवहार से वह दुखी रहने लगा था। किरण के तानाशाह व्यवहार के कारण जब नकुल को अपना घर ही जेल लगने लगता तो वह कहीं बाहर निकल जाता। खींच उत्पन्न होती यह सोचकर कि वह किरण के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। सिर्फ वही नहीं बल्कि 11 साल की पीहू भी हमेशा अपनी माँ से डरी सहमी रहती थी। वह कितनी देर टीवी या मोबाइल देख सकती है, वह अपने दोस्तों के साथ खेल सकती है या नहीं, कौन कौन उसके दोस्त बनने लायक हैं, ये सब किरण ही तय करती थी। अगर कभी पीहू से कोई गलती हो जाती तो किरण उसे सज़ा देती। उसका मानना था कि ऐसे में बच्चे दोबारा गलती नहीं करेंगे। गलती करने पर बच्चों को सज़ा देना ज़रूरी है, वरना वे बिगड़ जाएंगे। एकदम कड़े अनुशासन में किरण उसे रखती थी। लेकिन किरण को यह नहीं पता कि उसके ऐसे व्यवहार से मासूम पीहू के दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है। रिसर्च भी यही कहती है कि बच्चों पर ज़्यादा सख्ती से उनके मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है। हरदम खिलखिलाने वाली पीहू इसीलिए तो बहुत गुमसुम सी रहने लगी थी। नकुल देखो, मैंने तुम्हारे कपड़े दवाइयाँ वगैरह अटैची में रख दिए हैं। ऑफिस के कामों से मुंबई जाते समय किरण उसे एक छोटे बच्चे की तरह समझा रही थी और नकुल ठीक है कहता जा रहा था। कुछ समझ भी रहे हो या यूं ही ठीक है कहते जा रहे हो? फिर वहाँ से फ़ोन कर दसों बार पूछोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है? किरण झिड़कते हुए बोली थी। हाँ किरण, मैं सब समझ गया हूँ कि तुमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, नहीं भूलूंगा। लेकिन एक बात कहूँ किरण, कम से कम मेरे दोस्तों के सामने ऐसा तो मत जाहिर किया करो कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलता, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तुम्हारे ही भरोसे हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना? ओह, कल की बात का बुरा मान गए? किरण ने अपनी आंखें नचाईं। तो क्या हो गया, बोल दिया तो? अटैची की चेन लगाते हुए किरण बोली।
वैसे क्या गलत बोल दिया मैंने? तुम्हें एक कपड़ा तो ठीक से खरीदना तक नहीं आता और चले थे शॉपिंग करने। देखा है मैंने, कुछ भी उठाकर ले आते हो और फिर पैसे की बर्बादी होती है। अच्छा चलो छोड़ो वे सब। मुंबई पहुंचते ही फ़ोन करना मत भूलना और सुनो ध्यान रखना अपना, क्योंकि वहाँ मैं नहीं होंगी तुम्हारे साथ, समझे? और सुनो बाहर का कुछ भी खाने पीने मत लगना। देख रहे हो ना बीमारी फैली हुई है। और सुनो, अच्छा भाई हो गया, अब जाने दो। खींचते हुए नकुल बोला। उसे लग रहा था जितनी जल्दी हो सके घर से निकल जाए, नहीं तो किरण बार बार उसे समझाती रहेगी और फिर वह सब भूल जाएगा। नकुल के घर से निकलते निकलते भी किरण ने दो चार और नसीहतें और दे डाली थी, जिनसे वह अंदर से तिलमिला उठा था, पर कुछ बोल नहीं पाया और बाय कहकर घर से निकल गया। नकुल की चुप्पी का ही नतीजा था कि किरण इतना सिर चढ़कर बोलने लगी थी। उसे लगता एक वही है जो घर में सबसे बुद्धिमान इंसान है, एक वही है जिसे दुनियादारी की सारी समझ है। नकुल तो बेवकूफ़ है, कुछ नहीं आता उसे। वह ना आई होती तो उसकी ज़िंदगी में तो न जाने उसका क्या हुआ होता। जैसे विचार उसके मन में पलते रहते थे, लेकिन उसे नहीं पता कि नकुल उसके जीवन में वह कुछ साल पहले आई थी। उससे पहले वह खुद ही खुद की देखभाल करता था और आज जो वह इतने बड़े पोस्ट पर है किरण की वजह से नहीं है, बल्कि खुद की काबिलियत के बल पर है। लोग जो उसके कामों की तारीफ करते हैं वह किरण की वजह से नहीं, बल्कि ये सब उसकी मेहनत के कारण है, जो लोग उसका लोहा मानते हैं। वरना कई ऐसे लोग हैं ऑफिस में जो मुंबई आना चाह रहे थे, मगर बॉस ने इस काम के लिए नकुल को चुना, क्योंकि वह है जो इतनी बड़ी मीटिंग हैंडल कर सकता था। नकुल अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला ही था कि उसका फ़ोन घनघना उठा। देखा तो किरण का फ़ोन था। हाँ बोलो। एक हाथ से अपना बैग पकड़े और दूसरे हाथ से वह टैक्सी को इशारा कर ही रहा था कि फ़ोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, कहकर नकुल ने फ़ोन काट दिया और टैक्सी को आवाज़ देने लगा। रास्ते में कई बार उसके बॉस का फ़ोन आया तो उनसे काम और होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हुए नकुल को याद ही नहीं रहा कि उसे किरण का फ़ोन भी करना था। होटल पहुंचकर जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो किरण के कई मिस्ड कॉल थे। अरे यार, किरण को फ़ोन करना तो भूल ही गया। सोचकर ही नकुल का डर के मारे खून सूख गया कि कैसे वह किरण को फ़ोन करना भूल गया और अब उसकी खैर नहीं। दरअसल मीटिंग के दौरान उसने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर रख दिया था, जिसके कारण उसे पता ही नहीं चला। खैर, हड़बड़ाकर अभी वह उसे फ़ोन मिला ही रहा था कि उसके बॉस का फ़ोन आ गया, यह पूछने के लिए कि मीटिंग कैसी रही। उनसे बातें कर अभी वह किरण को फ़ोन लगा ही रहा था कि फिर से उसका फ़ोन आ गया तो बोला, किरण मैं अभी तुम्हें ही फ़ोन लगा रहा था। वह क्या है कि नकुल ने सफाई देनी चाहिए, पर मगर वह फ़ोन पर ही चीखने लगी, पता था मुझे तुम यही करोगे। वहाँ जाते ही बेपरवाह हो जाओगे भुलक्कड़ कहीं के। कब से फ़ोन लगा रही हूँ, पर फ़ोन बिज़ी ही आ रहा था। किससे बात कर रहे थे इतनी देर तक कि तुम्हें मुझे फ़ोन करना भी याद नहीं रहा? बोलो, बोलते क्यों नहीं? वह फ़ोन पर ही इतना चीखने लगी कि नकुल का माथा झंझना उठा। एक तो वह खुद ही मीटिंग के कारण थक कर चूर हो चुका था, ऊपर से यह किरण कुछ समझती ही नहीं। मन तो किया उसका कि अच्छे से समझा दे कि वह यहाँ होटल में ऐश करने नहीं आया, बल्कि यहाँ ऑफिस के ज़रूरी काम से आया हुआ है, लेकिन उसने केवल सॉरी बोलकर फ़ोन रख दिया, क्योंकि उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। किरण के मुंह से कड़वी बातें सुनना नकुल के लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि वह तो अब इसका आदी हो चुका था। रात में कितनी देर तक नकुल को नींद नहीं आई। बार बार उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ रहा था। वह फ़ोन पर कैसे सिसकते हुए बोल रही थी कि मम्मी ने उसे मारा क्योंकि उसने पिज़्ज़ा खाने की ज़िद की थी, इसलिए। बेटा, कोई बात नहीं, जब मैं वहाँ आऊँगा ना तब हम साथ में पिज़्ज़ा खाने चलेंगे, ओके? तो अब रोना बंद करो और मम्मी जो कहती है वही करो, वरना फिर मारेगी वह तुम्हें। मेरा प्यारा बच्चा, मेरी परी, मानोगी ना मेरी बात? फ़ोन पर जब नकुल ने बेटी को पुचकारा तब जाकर वह चुप हुई। मन तो किया नकुल का कि पूछे किरण से क्यों उसने पीहू को मारा। क्या प्यार से नहीं समझा सकती थी उसे? मारना ज़रूरी था, मगर क्या फ़ायदा, वह तो वही करेगी जो उसे ठीक लगेगा और नकुल का गुस्सा भी पीहू पर उतार देगी।
अभी नकुल खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि फिर किरण का फ़ोन आया। पूछने लगी कि उसने खाना खाया या नहीं, और खाया तो क्या खाया। बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला खाना तो नहीं खाया ना। दवा तो याद से ले रहे हो ना। हाँ, ले रहा हूँ, और खाना भी एकदम सादा ही खाया है, तुम चिंता मत करो। मन झंझला उठा नकुल का। अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो हर वक्त मुझे समझाती रहती हो खाना खाया कि नहीं, दवा ली या नहीं। इंसान को भूख लगेगी तो खाएगा ही, ज़रूरत है तो दवा भी लेगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। सच कहता हूँ, एक दो दिन दवा ना खाने से शायद मैं बच भी जाऊँ, परंतु किरण की कड़कती बातों से एक दिन ज़रूर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मन में सोच नकुल ने तकिया उठाकर पलंग पर दे मारा। लोगों के सामने वह जाहिर करती है कि पैसे कमाने के अलावा नकुल को कुछ नहीं आता है, इसलिए घर बाहर सब कुछ उसे ही संभालना पड़ता है। हंसते हंसते उसके दोस्त रिश्तेदारों के सामने उसे अपमानित कर देती, और बेचारा नकुल दांत निपोर कर रह जाता। लेकिन अंदर से उसका दिल कितना रोता था, वही जानता था। तंग आ चुका था वह अपने दोस्त और सहकर्मियों के चिढ़ाने से। जब वे कहते, भाई बीवी हो तो नकुल के जैसी, कितनी पढ़ी लिखी है, नकुल की तो ज़िंदगी ही बदल कर रख दी है भाभी जी ने, वरना यह तो रमता जोगी बहता पानी था। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि वह पहले ही ठीक था। आज़ाद दिन जिंदगी थी, जो मन आए करता था, जहाँ मन आए आता जाता था, कोई रोक टोक नहीं थी उसकी ज़िंदगी में। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी झंड बन चुकी है। लगता है वह अपने घर में नहीं बल्कि एक पिंजरे में कैद है, जिसकी किरण पहरेदारी कर रही है। कुल के तो अपने कमाए पैसे पर भी अधिकार नहीं था, क्योंकि उसके कमाए पैसे का सारा हिसाब किताब किरण ही रखती थी। रोज़ के खर्चे के लिए वह उसे पैसे देती थी, पर एक एक पैसे का हिसाब भी लेती थी कि उसने कहाँ कितने पैसे खर्च किए। नकुल के लिए चाहे कपड़े हों, चप्पलें हों या अन्य कोई सामान, किरण ही पसंद करती थी, क्योंकि उसके हिसाब से नकुल की पसंद आउट ऑफ डेटेड हो चुकी थी। जब भी कोई नकुल के कपड़े, घड़ी या जूतों की तारीफ करता, तो कैसे तनकर किरण कहती कि यह तो उसकी पसंद है। नकुल को ये सब कहाँ आता है, मतलब लोगों के सामने उसने तो नकुल को एकदम गंवार ही साबित कर दिया था। नकुल के फ़ोन चलाने पर भी उसे एतराज़ होता है। कहती है कि उसके कारण ही पीहू बिगड़ रही है। बेचारे नकुल की हिम्मत ही नहीं पड़ती फिर किरण के सामने फ़ोन छूने की भी, जबकि वह खुद घंटों मोबाइल पर हंस हंस कर अपने रिश्तेदार और सहेलियों से बातें करती रहती है। जब मन होता शॉपिंग पर निकल पड़ती है, किटी पार्टी करती है, सहेलियों के सामने अपनी धाक जमाने के लिए हर महीने नई साड़ी और ज्वेलरी खरीदती है, अपने रूप रंग को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। नकुल के मेहनत से कमाए पैसों को पानी की तरह बहाती है, तब तो नकुल कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और अगर पति कुछ बोल दे तो पत्नी उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर थाने तक घसीट ले जाती है। फिर पति और बच्चों के साथ इतनी रोका टाका टोका क्यों, सोचकर ही नकुल तिलमिला उठता था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि किरण से कुछ पूछने की। इस घर में सिर्फ नकुल और पीहू के लिए ही अनुशासन संचालित था, किरण के लिए नहीं। वह तो आज़ाद थी अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। बचपन से ही नकुल ने देखा है कैसे उसकी माँ उसके पापा से डर डर कर जीती थी। हमेशा इस बात का डर लगा रहता था उसे कि जाने किस बात पर नकुल के पापा उस पर भड़क उठेंगे। कभी उसके बनाए खाने को लेकर, तो कभी उसके पहनावे और बोलने के ढंग को लेकर। नकुल के पापा अपनी पत्नी का अपमान करते रहते थे, और वह बेचारी सिर झुकाए सब सुनती, यह सोचकर कि शायद वे सही बोल रहे हैं। उसे विश्वास दिला दिया गया था कि वह एक अनपढ़ गंवार औरत है, कुछ नहीं आता उसे। अपने पापा के कड़े व्यवहार के कारण ही नकुल 10वीं कक्षा के बाद बाहर पढ़ने निकल गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी भी उसकी माँ जैसी बन जाएगी। तभी वह कहता अपनी माँ से कि वह चुप क्यों रहती है, बोलती क्यों कुछ नहीं, विरोध क्यों नहीं करती उनकी बातों का। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा है कि घर की शांति भंग ना हो, इसलिए एक इंसान चुप लगा जाता है, लेकिन कैसे दूसरा इंसान उसकी चुप्पी का फ़ायदा उठा जाता है, वह भी अच्छे से देख रहा था। नकुल की चुप्पी का ही नतीजा कि आज उसका परिवार उससे दूर हो गया। पिछले साल रक्षाबंधन पर कैसे किरण ने नकुल की बहन सिमी को यह बोलकर अपने घर आने से रोक दिया था कि नकुल ही वहाँ चला जाएगा, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जाते वक्त नकुल को 500 रुपये पकड़ाते हुए कहा था कि बहुत है, इनसे ज़्यादा क्या दोगे।
एक ही बहन है उसकी और भाई इतने बड़े कंपनी में काम करता है, तो क्या यही दे सकता है वह अपनी इकलौती बहन को? बहुत दुख हुआ था उसे, लेकिन नकुल की माँ सब समझती थी, तभी तो अपनी तरफ से सिमी को उपहार देकर बात संभाल ली। मगर कब तक? एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाता ना। किरण के ऐसे डोमिनेटिंग व्यवहार के कारण ही नकुल के परिवार के लोगों ने उसके घर आना बंद कर दिया। नकुल को उसके घर में सब जोरू का गुलाम बुलाते हैं। उन्हें लगता है नकुल अपनी पत्नी से डरता है, जबकि वह उसकी इज्जत करता है। मगर क्या किरण यह बात समझेगी कभी? उसे तो सिर्फ लोगों को बेइज्जती करना आता है। नकुल को जब भी मन होता अपने परिवार से मिलने का, वहाँ खुद चला जाता, क्योंकि किरण को अपने घर में वे लोग पसंद नहीं थे। अपने ही घर में नकुल इतना पराया हो गया है कि उसे यह भी फैसला लेने का हक नहीं कि उसके घर में कौन आ सकता है कौन नहीं, जबकि उसके मायके वाले जब मन हुआ तब आ धमकते हैं। किरण कैसे उनके स्वागत में पानी की तरह पैसे बहाती है, क्या ये देखकर नकुल को गुस्सा नहीं आता है? वह खून का घूंट पीकर रह जाता है। हमेशा जताती है कि अगर वह नकुल की ज़िंदगी में ना आई होती तो आज वह इस मुकाम पर ना होता। इसमें भी सारा श्रेय खुद लेकर वह नकुल को ज़ीरो साबित कर देती है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के सामने नकुल का आत्मसम्मान, उसका आत्मविश्वास सब टूटने लगा था। जिस तरह से किरण उसे झिड़कती, उसे सच में लगता कि वह कुछ काम का नहीं है। हाय स्ट्रॉन्ग मैन, आप अभी तक यहीं हो? पीछे से किसी का स्पर्श पाकर जब नकुल मुड़ा तो वही बच्चा अपनी माँ का हाथ थामे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं और स्ट्रॉन्ग, नकुल ने मन ही मन कहा कि वैसे गलती भी मेरी है। मैंने खुद को इतना कमज़ोर बना लिया कि किरण मुझ पर हावी होती चली गई। लाइफ कोच के नाम पर वह मेरा शोषण करती रही और मैं करवाता रहा। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो चुका। अब मैं अपना लाइफ कोच खुद बनूंगा। अब ना तो मैं खुद को और ना ही अपनी बेटी को किरण के जुल्मों का शिकार होने दूंगा। अब से मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। अगर उसे पसंद है तो ठीक, वरना हमारे रास्ते अलग होंगे। मन में सोचकर नकुल ने एक लंबी सांस ली। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।